Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Shiraz Khan. Welcome to the Manzil by Shiraz Khan. सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने के सदक़े में कोरोना जैसी वबा को हमसे दफा फरमाए। तो दोस्तों कहाँ थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ लिया था, कौन सा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज? जी, वी हैव स्टडीड ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी, ट्रेडिंग अकाउंट का दोनों तरीके उसको बनाने के सीख लिए थे और उससे हमने ये भी पता कर लिया था कि किस तरीके से हम उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में थ्योरी समझेंगे, तफसील से उसकी थ्योरी समझेंगे, फिर अगली वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना बाकायदा सीखेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट की हाजत होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जरूरत होती है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटली डिपेंड करता है ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए से, इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से बनने वाला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता था या ग्रॉस लॉस बताता था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताएगा। तीसरा फर्क इसका यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट छोड़कर जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इसी तरीके से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो वो उसका ताल्लुक होता है कैपिटल के साथ। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो वो बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखा जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा। अगर हमारा नेट लॉस आया तो बैलेंस शीट के कैपिटल में से वो नेट लॉस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो थी कुछ थ्योरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ सिलेक्टेड आइटम्स थे जो उसमें आते थे, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ सिलेक्टेड आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे। अब वो कौन से सिलेक्टेड अकाउंट्स या आइटम्स हैं, आइए उनको हम देखते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। जी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्ट से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये मैनेजमेंट को रन करने के खर्चे होते हैं, तो ये इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। ये क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा नहीं है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। ये हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जस्ट लाइक सैलरीज, रेंट और इसके अलावा टेलीफोन चार्जेस। ये तमाम खर्चे जो हम बिजनेस को रन करने के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लिहाजा ये खर्चे हमारे मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नोट करते हैं। उसके बाद आता है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। देखिए मेंटेनेंस हम किसी भी फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करवाते हैं, उसमें कोई खराबी हो जाती है या रिन्यूअल्स करवाते हैं, कुछ उसमें इजाफा करते हैं, तो ये तमाम खर्चे हमारे कौन से कहलाते हैं, मेंटेनेंस के खर्चे कहलाते हैं। भाई कोई मशीन हमने रिपेयर करवा ली, फर्नीचर खराब हो गया था उसको रिपेयर करवा लिया, तो इस पर हमारी कॉस्ट लगी, लेकिन प्रोडक्ट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था, लिहाजा एक्सपेंस तो था, तो ऐसे खर्चे हमारे मेंटेनेंस के खर्चे कहलाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखे जाएंगे डेबिट साइड के ऊपर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। देखिए ऐसे खर्चे जो हमारी सेलिंग और उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग करने की जो हम तरीकेकार बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीज को सेल करेंगे, उसकी प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा उस पर हमारा कितना लगेगा, गोदाम का रेंट अगर हम उसको रखेंगे तो गोदाम का रेंट हमें देना पड़ेगा, यानी ऐसी खर्चे जिनका हमारी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ताल्लुक होगा, ऐसे खर्चे हमारे कहलाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। चूंकि ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं लग रहे, ये बनी हुई प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं उसकी प्रमोशन के लिए, तो ऐसे खर्चे हमारे कहलाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। तो लिहाजा ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है और ये डेबिट साइड पर नोट किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो फाइनेंस कभी हम लोन ले लेते हैं तो उस लोन के ऊपर जो हमें इजाफी सूद देना पड़ता है, ऐसा खर्चा भी हमारा फाइनेंस का खर्चा कहलाता है। बहरहाल खर्चा तो है हमारा, लिहाजा खर्चा है, इस वजह से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नोट किया जाएगा, लिखा जाएगा। इसके अलावा भी फाइनेंस के मजीद खर्चे हमारे हो सकते हैं, जैसे लीगल एक्सपेंस, हम लीगल किसी को जो है वो खर्चा दें, ब्रोकरेज वगैरह करवाएं, कोई ब्रोकर कर लिया, अब लीगल हम कोई कार्रवाई कर रहे थे, कानून कोर्ट उसमें शामिल था, उसमें ब्रोकर करना पड़ा, ब्रोकर ने अपने चार्जेस हमसे लिए, लीगल चार्जेस हमने वुकला को पे करे, अदालतों में दिए, कोर्ट कचहरियों में चक्कर किए, डॉक्यूमेंटेशन लीगल करवाई, उसके ये तमाम के चार्जेस हमारे लीगल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एबनॉर्मल लॉसेस।
देखिए एबनॉर्मल लॉसेज ऐसे होते हैं जो सडनली अचानक हमें मालूम नहीं होता, हमारा लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पुराना फिक्स्ड एसेट सेल करा, तो अब उस फिक्स्ड एसेट को सेल करने में हमें नुकसान हो गया, उसकी कीमत कुछ और थी लेकिन वो बिका बहुत कम कीमत में, तो लॉस तो हो गया ना बहरहाल। तो लॉस है, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी लिखा जाएगा और डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। इसी तरीके से मतलब मशीनरी सेल करी, हमें उसका नुकसान हो गया, इस तरीके से कैश डिफॉल्केशन। अब देखिए क्या कैश डिफॉल्केशन और कैश एम्बेजलमेंट क्या होता है, इन दो अल्फाजों को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। कैश डिफॉल्केशन एक ऐसा अमल होता है जो अपर लेवल मैनेजमेंट कैश को गबन कर लेती है धोखाधड़ी के साथ, या उसकी रॉन्ग फिगर मैनेजमेंट को बताती है या चुरा लेती है, लेकिन करने वाली कौन होती है? अपर लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स वगैरह वगैरह। तो ऐसा जो हमारा लॉस होता है वो कहलाता है कैश डिफॉल्केशन। और अगर यही सारा काम लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगी तो वो कहलाएगा कैश एम्बेजलमेंट। तो इनको भी याद रखिएगा, लॉस होते हैं, चूंकि लॉस होते हैं इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा और डेबिट साइड पर उसको नोट किया जाएगा। आगे देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जनाब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हम पर करना वाजिब तो हो जाते हैं लेकिन हम वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम उन्हें पे नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल द सैलरीज ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको अक्सर वीडियोस में इसकी मिसाल देता हूं कि जनवरी के महीने की तनख्वाह, लेकिन हम अपने बिजनेस की क्लोजिंग तो दिसंबर के मंथ में करेंगे, तो दिसंबर 31 दिसंबर को तो हम क्लोजिंग करनी है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो लिहाजा हम वो अपना वाजिब हुआ हुआ खर्चा, आइदर इट इज पेड और नॉट, चाहे वो पे हुआ हो या ना हुआ हो, हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। जब भी तो हमें फिगर्स पता चलेंगी ना कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा एक्यूरेट आया है या उसमें गलती आई है। तो बहरहाल हम अपने आउटस्टैंडिंग खर्चों को भी, अपने जो पेड होते हैं, जो ड्यू, जो अनपेड होते हैं, जो ड्यू होते हैं, जो हम वाजिबुल अदा होते हैं लेकिन हम पर अदा करना वाजिब हो जाता है लेकिन पे नहीं कर पाते, ऐसे खर्चे भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नोट करते हैं। उसके बाद आइए ग्रॉस प्रॉफिट। जी हाँ, देखिए जब ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था तो उससे हमें क्या हासिल हुआ था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट ही वो सबसे पहला कंटेंट होगा, एलिमेंट होगा जो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम कहते हैं उसमें लिखा जाएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां लिखा जाएगा? आइदर इट इज ऑन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अगर तो ये ग्रॉस लॉस हुआ तो आपको पता है खर्चा है, डेबिट पर लिखा जाएगा। अगर ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो ये इनकम है, ये हमारी क्रेडिट साइड पर नोट की जाएगी, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं अकाउंट में। इसके अलावा अदर इनकम्स। अब अदर इनकम्स हमारी एक ऐसी इनकम्स होती हैं जो प्रोडक्ट से हटकर इनकम्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने किसी ने हमें डिस्काउंट दे दिया सेल्स पर, तो ये डिस्काउंट हमें मिल गया, हमारा रेवेन्यू हो गया। इसके अलावा कमीशन हमने कहीं से रिसीव करा, तो ऐसी इनकम हमारी अदर इनकम्स होती है, ये भी क्रेडिट साइड पर P&L अकाउंट में नोट होंगी। आइए मजीद देखते हैं। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इनकम्स। अब ये नॉन ट्रेडिंग इनकम्स हमारी एक ऐसी इनकम होती है जो भी प्रोडक्ट के साथ इनका ताल्लुक नहीं होता। ये कौन सी इनकम्स होती है भाई? देखिए ना, बिजनेस का पैसा है वो बैंक में इन्वेस्ट हुआ है, डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है जो हम प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब ये बैंक के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। अब ये बैंक जो हमें इंटरेस्ट फराहम कर रहा है ये हमारी एक नॉन ट्रेडिंग और अदर इनकम जैसा है, तो इसका मुनाफा हमें मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर्स परचेज कर लेते हैं, तो उस पर जो हमें डिविडेंड मिलता है ये डिविडेंड भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे। ये कहलाता है हमारा नॉन ट्रेडिंग इनकम्स। ये सारी इनकम हमारी नॉन ट्रेडिंग इनकम्स कहलाती हैं। एबनॉर्मल गेन्स। जी बिल्कुल, ऐसे गेन्स जिनका हमें इल्म नहीं था लेकिन हमें एक इनकम हो गई हमारी बैठे बैठाए। फॉर एग्जांपल हमने कोई फिक्स्ड एसेट को सोल्ड करा और वो हमें तवक्को से ज्यादा आमदनी देकर चला गया, भाई हमारी कॉस्ट कम थी, वो महंगा बिक गया, हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया एकदम। तो इस तरीके की गेन्स जो होते हैं हमारे वो कहलाते हैं क्या? एबनॉर्मल गेन्स। चूंकि ये इनकम होती है लिहाजा P&L अकाउंट के अंदर ये इनकम स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं उसमें ये लिखी जाएगी क्रेडिट साइड पर। उसके बाद देखते हैं एक्रूड इनकम्स। अब देखिए एक्रूड इनकम्स कौन सी होती है? ये एक ऐसी इनकम्स होती है, एक्रूल्स हमारी ऐसी इनकम्स होती हैं कि जो हम पर रिसीव करना तो वाजिब हो गई लेकिन अभी तक हमने उसे रिसीव नहीं करी, यानी मुस्तकबिल में हम रिसीव तो करेंगे लेकिन अभी वो हमने रिसीव करी नहीं है। हमारा आसरा है, हमारी उम्मीद है, लेकिन बहरहाल हमारी आमदनी हो चुकी है तो लिहाजा हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं है लेकिन हमारा वक्त हो गया इंटरेस्ट मिलने का, चूंकि हमारी आमदनी हो गई है लिहाजा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
इंटर की जाएगी। आप इसकी डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा अनअर्न्ड इनकम्स, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दूंगा आपको, हमारा सब्सक्रिप्शन का एक काम था, हमारी एक प्रेस थी, हमें शादी ब्याह के कार्ड छापने थे या अखबार वगैरह छापने थे, तो हमने उनसे ऑर्डर ले लिया कि भाई हम आपको 10,000 यूनिट्स बनाकर देंगे, तो आप हमें 10,000 रुपए दे दीजिए। तो उन्होंने हमें पेमेंट पहले कर दी, काम हमने उनका बाद में कर दिया। इसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, याद रखिएगा। ये बैलेंस शीट का आइटम है, P&L अकाउंट का आइटम नहीं है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम कब बनता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का हमने ठेका लिया था, हमने 2,000 का काम करके दे दिया। अब ये 2,000 रुपए जो थे हमारी इनकम बन गई, और 8,000 रुपए जो थे हमारी वो अभी तक स्टिल लायबिलिटी है। इतने में क्लोजिंग करने का वक्त आ गया 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को हम जो इनकम बन चुकी है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, और जो अभी 8,000 इनकम हमारी नहीं बनी है वो डायरेक्ट उठाकर हम सीधा बैलेंस शीट के आइटम के अंदर उसको हम ले जाएंगे। लिहाजा अनअर्न्ड रेवेन्यूज जो होते हैं वो जब अर्न जितना उनका पोर्शन हो जाता है वो इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये तमाम अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह बाखूबी आज के समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इसको आगे शेयर भी कीजिए, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब तक आपको समझ में नहीं आता, बनाना नहीं आएगा, जब तक आप इस थ्योरी को बखूबी अच्छी तरह नहीं समझ सकेंगे। बिगिनर्स टू एडवांस तमाम लेवल को मैंने कवर करते हुए ये टॉपिक कवर किया है। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, और कोई बात समझना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका मैं जवाब भी दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।